बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तुबा जुल्फ़िकार और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का 4th चैप्टर दैट इज़ सेल्स एंड टिश्यूज़। बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एटॉमिक लेवल और देन कम्स सेलुलर लेवल। और अब हम सेलुलर लेवल को स्टडी करेंगे कि विद इन अ सेल क्या क्या ऑर्गेनेलीज होती हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या कंपोजिशन है और सेल किस तरह से प्रेजेंट है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अब ऑब्वियसली हमें सेल को स्टडी करना है, तो सेल को स्टडी करने के लिए हमें किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें प्रॉपर बता सके कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है या वो किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है। अब सेल की फंक्शनिंग या सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए या माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए किस तरह से सेल थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की गई। सेल थ्योरी क्या है ये देखेंगे और सेल थ्योरी में क्या क्या बातें आती हैं, हिस्ट्री क्या है सेल थ्योरी की और सबसे पहले क्या एजम्पशंस की गई सेल को लेकर, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में लर्न करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है माइक्रोस्कोपी। वर्ड है माइक्रोस्कोपी। क्या है माइक्रोस्कोपी? यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अगर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टडी ऑफ एनीथिंग और एनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और सेल, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी में हमारे पास दो टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, एक है मैग्नीफिकेशन और दूसरा है रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अपीरेंट साइज़ को इंक्रीज़ कर देना। मतलब माइक्रोस्कोप क्या करता है कि अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपनी आँख से नहीं देख पा रहे या वो बहुत टाइनी है, तो उसके लिए हम उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लेंसेज। अब वो लेंसेज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं, मतलब उसका जो भी साइज़ है उसको उससे एनलार्ज करके हमें दिखा रहे हैं। उसके बाद आती है रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? किसी भी माइक्रोस्कोप की या लेंस की क्लैरिफाई या क्लैरिटी के उसके वो कितनी ऑब्जेक्ट हमें कितनी क्लियरली नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं कि ये इसकी रेजोल्यूशन है। जैसे अब डिफरेंट कैमराज हम यूज़ जो करते हैं, हम कहते हैं कि इतने मेगापिक्सल है या इसके पिक्सल्स ये हैं। जो पिक्सल्स हैं दैट आर कॉल्ड इट्स रिजॉल्विंग और रेजोल्यूशन पावर, यानी कि जिस कैमरा के पिक्सल्स जितने हाई होंगे इट मीन्स कि उससे जो भी इमेज लिया जाएगा वो उतना ही क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स जो हैं यूज़ हो रही होती हैं माइक्रोस्कोपी में। एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स हैं, जिस तरह हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमराज होते हैं उनके अंदर डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसी तरह माइक्रोस्कोप्स की भी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेजोल्यूशन और मैग्नीफाइंग पावर। अब क्या होता है कि डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स हैं तो उनके अंदर क्यों सबसे पहले सिंपलेस्ट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप था जिसके अंदर सिंपल लेंसेज यूज़ किए जाते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि उसके अंदर रेवोल्यूशन आना शुरू हुई, हम लोगों ने उसको अंदर और मॉडिफिकेशंस लेके आए अपने माइक्रोस्कोप्स के अंदर ताकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसको हम ज़्यादा क्लियरली देख सकें। अब यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रोस्कोप्स की टाइप्स हैं, सबसे पहले है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है, अब आप लोगों की बुक में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वो रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन आप लोगों ने खुद लर्न करनी है क्योंकि वो फिगर्स हैं और उसमें समझने की कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर क्या है। अब जहाँ जहाँ रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन लिखी होगी वो आप लोगों की वो फिक्स वैल्यू होती है उस माइक्रोस्कोप की, तो वो लर्न एज इट इज़ करनी है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बातें हैं वो ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली है क्या। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि हमारे पास विजिबल लाइट होगी। लाइट जो है पहले सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते थे, उनके लेंसेज के थ्रू ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हम लोगों ने और उसके बाद लेंस के थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस और जो यूज़ होते हैं लेंसेज उसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई होकर देख सकते थे। लेकिन अब क्या होता है कि फिर क्या हुआ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई और लाइट माइक्रोस्कोप आ गया। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग एक लाइट विजिबल लाइट पास करवाएंगे, थ्रो होगी उस पर जब लाइट पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट हमें ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। और इसकी जो
मैग्नीफिकेशन है या रिजॉल्विंग पावर है वो माइक्रोमीटर्स में होती है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ अगर वो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको माइक्रोमीटर्स में मैग्नीफाई करके दिखाएगा, मतलब छोटे से माइक्रो ऑब्जेक्ट भी होगा ना उसको भी मैग्नीफाई करके हमें दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास मज़ीद मॉडिफिकेशन के बाद आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आके हिट होगी तो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। माइक्रो से भी एक छोटा यूनिट होता है, दैट इज़ नैनो, तो नैनोमीटर्स में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी दो टाइप्स है, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फिर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके मैग्नीफिकेशन ये है कि ये स्टडी इसकी हेल्प से हम लोग सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। और जो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है, जो सेल सरफेस है, लाइक दिस इज़ अ सेल, तो इस सेल सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल, जो भी केमिकल्स, जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन कम्स अ टॉपिक दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। मतलब हिस्ट्री क्या है बेसिकली सेल थ्योरी के पीछे। सबसे पहले क्या किया गया, 1665 में रॉबर्ट हुक बायोलॉजिस्ट है, उसने स्टडी किया, जब उसने ऑब्जर्व किया सेल को अंडर माइक्रोस्कोप तो उसने देखा कि सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं लाइक अ हनीकॉम्ब, जैसे कि शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, जैसे उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। उसने ये बताया कि इसके अंदर भी ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके बाद भी बहुत सारी हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को देखें तो पता चलता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एवोल्यूशन आती गई और इन द एंड जो हमारे पास थ्योरी आई सेल थ्योरी, सब साइंटिस्ट के आइडियाज़ के बाद वो सेल थ्योरी क्या थी, उसके 3 पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रहे होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। फिर है सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स, बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा था कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के बाद जो बेसिक यूनिट आता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ से स्टार्ट होता है किसी भी और इंडिविजुअल की बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग या वो प्रोसेस होती है कि जहाँ जो फर्स्ट लेवल है, जो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। लाइक अ बिल्डिंग, अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उस बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होती है एक ब्रिक, ईंट। एक ईंट से फिर उसके बाद बहुत सारी ब्रिक्स जो हैं वो मिलके पूरी एक बिल्डिंग बनाती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में एक सेल होगा और वो सेल्स डिवाइड होते रहेंगे और उनकी डिवीजन से पूरा एक इंडिविजुअल बनता है। फिर वो कह रहे हैं डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, वही बात कि एक सेल था एग्जिस्ट कर रहा है, वो सेल मल्टीप्लाई होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा और इन द एंड वो सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्मुलेट हो जाएंगे और वो सेल से सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो टिश्यू बना लेंगे। यहाँ तक तो ये 3 पोस्टुलेट्स हैं जो आप लोगों ने एज इट इज़ बुक से याद करने हैं कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी के बाद हमारे पास आते हैं सब सेलुलर और ए सेलुलर। हम लोगों ने बात कर ली कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। अब सब सेलुलर और ए सेलुलर क्या है, लास्ट प्रीवियस हमारी जो लेक्चर था बायोडाइवर्सिटी का, उसमें हम लोगों ने किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे वायरसेस हैं उनको कोई भी किसी भी किंगडम में कोई भी स्टेटस नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि जो वायरसेस हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, दे आर ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स। सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स मीन्स virus, prawns and viroids are composed of cell, rather they do not composed of cell। इनमें सेल ही नहीं होता बल्कि क्या होता है कि जो RNA या DNA होता है दैट इज़ इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन केस और उसके बाहर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो इट मीन्स सेल नहीं है, तो ये सेलुलर या सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। अब जो हमारा 4th चैप्टर है बेसिकली ये सारी हिस्ट्री थी कि सेल क्या है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से किस तरह डिवीजन होती है। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे सेल के, दैट आर ऑर्गेनेलीज। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं और वो ऑर्गेनेलीज क्या होंगी, मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी। और हम लोग 1 बाय 1 हर ऑर्गेनेली को स्टडी करेंगे, उसका फंक्शन स्टडी करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और उसकी केमिकल कंपोजिशन। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है सेलुलर स्ट्रक्चर, वो है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सब ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो जो
एनिमल्स है ना, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंट है वो सेल वॉल का है। प्लांट्स हैव सेल वॉल और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, उनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन सेल्स में क्या, प्लांट सेल्स में क्या होता है, ये लाइक एनिमल सेल है तो उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर उनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल। अब सेल वॉल कितनी टाइप्स की हैं और उसकी कंपोजिशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है वो देखेंगे हम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होगी लेकिन एनिमल्स वगैरह में सेल वॉल नहीं होगी, प्रोटिस्टा एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। क्या करती है ये सेल वॉल, कहाँ प्रेजेंट है, अब इसकी लोकेशन देखते हैं। सेल वॉल जो है प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होगी। क्या करेगी, शेप, उसको शेप प्रोवाइड करेगी सेल को, उसको स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन करेगी, सपोर्ट करेगी प्रोटोप्लाज्म को। इस सेल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर है, सब ऑर्गेनेलीज, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म। अब हमारे पास आ जाती हैं दो टाइप सेल वॉल की, एक है प्राइमरी सेल वॉल और एक है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी जो सेल वॉल है वो आउटर साइड पे होगी लाइक दिस। ये अगर हम देखें तो ये जो बाहर वाली है ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये जो अंदर प्राइमरी सेल वॉल के आगे वाली वॉल है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। मोस्ट कॉमनली जो है केमिकल जो प्रेजेंट होगा वो सेलुलोज होगा। और जो सेकेंडरी है वो इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होगी और ये किससे मिलके, ये इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है वो क्या है, लिग्निन। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब दो प्लांट्स के अंदर जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, हमारे एक चैप्टर है सेल डिवीजन, उसमें हम लोग पूरा स्टडी करेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा से ही दो जो प्लांट्स हैं, दो जो सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स कहते हैं जो एक साथ प्रेजेंट है। अब इनके दरमियान में पोर होगा, ठीक है। पोर क्या होगा, इन दोनों के सेल, इनके दोनों के साइटोप्लाज्म्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। इस जो पोर है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। फिर हमारे पास आ जाती है बात कि ये तो सेलुलोज और प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज और सेकेंडरी में लिग्निन हो गया। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई और बहुत सारे प्रोटिस्ट हैं, उनके अंदर सेल वॉल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, उनके अंदर सेल वॉल्स होंगी, सेल वॉल होगी, लेकिन वो सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती। वो कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनेगी, काइटिन से। और प्रोकैरियोट्स जो हैं हमारे पास बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन, इट्स अ केमिकल, उससे मिलके बनी होती है। और बहुत सारे बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, एक कम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स और शुगर्स। यहाँ तक सेल वॉल का जो टॉपिक है वो एंड होता है। बाकी ऑर्गेनेलीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। थैंक यू।